नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उसका नाम है पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं भारत के प्रशासन का आधार है, भारत की लोकतंत्र की नींव है। तो भारत में चूंकि हम जानते हैं कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पिछले वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पंचायती राज दिवस जो दिवस था, उस पर ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे, उन सरपंचों से लाइव फोन पर बात की गई थी, इंटरेक्शन किया गया था। तो इस प्रकार से पिछले साल जिस प्रकार से जो पंचायती राज दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल को, वह अप्रैल का महीना फिर से मतलब 24 अप्रैल फिर से आ रहा है। तो इस प्रकार से पंचायती राज दिवस इस बार भी शायद मनाया जाएगा, यानी हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाएं हैं भारत के, यदि प्रशासन की हम बात करें तो उसकी नींव है, उसका आधार है। यदि सच्चे अर्थों में हम लोकतंत्र की बात करें, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। परंतु यदि वास्तविक स्तर पर, रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर यदि लोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता हमें भारत को बहुत पहले से थी, तो इसकी स्थापना भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के साथ ही परिपूर्ण हो गई। क्योंकि जो पंचायती राज जो संस्था है, सबसे पहले उसके अर्थ को समझ लेते हैं। पंचायती राज संस्थाएं आखिर है क्या? तो भारत में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर पर काम करती हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा जनपद स्तर पर, तीसरी जिला स्तर पर, जिला पंचायत के नाम से। तो इस प्रकार से 3 स्तर पर ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाएं हमारे यहाँ कार्य कर रही है। और चूंकि पंचायती राज संस्थाएं है भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में, भारत के प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सर्वसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में यदि कोई मतलब एक ग्रामीण व्यक्ति है, तो ग्रामीण व्यक्ति की समस्या को सुनना है, ग्रामीण व्यक्ति को सच्चे लोकतंत्र का एहसास कराना है, उसकी समस्याओं का समाधान करना है, और गांव लेवल पर उस जो लोकतंत्र है उसको पहुंचाना है, उन गांव वाले को जोड़ना है। तो इसके लिए हमें ग्राम पंचायत की स्थापना की आवश्यकता थी। क्योंकि मान के चलिए, कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के पास समस्या सामने आती है, यदि किसी व्यक्ति का घर खराब हो गया है घर का, तो वह समस्या लेकर किसके पास जाएगा? यहाँ पर यह प्रश्न था। वह व्यक्ति विधायक के पास तो जा नहीं सकता था, सांसद के पास जा नहीं सकता था, प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठे हुए हैं वहां तो जा नहीं सकता था। तो इस प्रकार से उसकी समस्या अगर सुनता कौन? तो इसकी स्थापना हुई। तो एक उसके लिए एक ग्रामीण व्यक्ति की आवश्यकता थी कि उसी गांव में रहकर उस किसी एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति उसको मिल जाए जो उसकी समस्या को सुन सके। और इसकी स्थापना हेतु एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी गई, और सरपंच, उप सरपंच इत्यादि बहुत बड़े सचिव इत्यादि स्तर के अधिकारियों की भी स्थापना, मतलब अधिकारियों का भी इसमें प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से पंचायती राज संस्था है जो ग्रामीण लेवल पर एक सच्चा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में जैसा कि हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, और वास्तविक अर्थ में तभी पूरा हो सकता था जब ग्रामीण लोग, जब इससे मतलब भारत की जो संस्थाएं चल रही है, जो भारत में जो सरकार चल रही है, उससे जुड़ सके। सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं उससे अपने आप को अलग न समझे। क्योंकि यदि सरकार कोई कार्य कर रही है और यदि उसका ग्रामीण लोगों पर असर हो रहा है, तो परंतु चूंकि केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, राज्य सरकार कार्य कर रही थी, परंतु उसका ग्रामीण जनता को कोई जानकारी नहीं होती थी। आज यह स्थिति है कि प्रत्येक जो चुनाव के माध्यम से भारत में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति जब वोट डालता है तो अपने आप पर गर्व महसूस करता है कि वह जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो पंचायती संस्थाएं हैं उनकी स्थापना 1993 से हुई थी। 1993 में पहली बार संविधान में इसके बारे में वर्णन कर दिया गया था, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यानी संविधान में इसको लेकर प्रावधान कर दिया गया था कि भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं होंगी, जिसकी स्थापना भारत में संविधान के अनुसार की जाएगी। तो इस प्रकार संविधान में इसकी स्थापना हुई। परंतु सबसे पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पहली बार जो प्रथम ग्राम की स्थापना हुई थी, ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी, वह था राजस्थान का एक छोटा सा गांव। और इसकी स्थापना एक जो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के गांव में प्रथम पंचायती राज संस्था यानी ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। परंतु वास्तविक अर्थ में भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वह 1993 के बाद लागू हुई, 1993 से लागू हुई। तो इस प्रकार से भारत में जो पंचायती राज संस्था है वह वास्तविक लोकतंत्र का आधार है। तो अब हम समझेंगे
कि पंचायती राज संस्थाएं हैं वह किस प्रकार से उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है। यानी भारत के इतिहास में भारत का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में इन पंचायती राज संस्थाओं का जगह जगह पर समय समय पर वर्णन मिलता है। यानी पंचायती राज संस्था कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आधुनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से भारत के जो वैदिक युग था, जो मौर्यकालीन युग था, यानी मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल आते आते, यानी इसकी जो हमें जड़ मिलती है वह प्राचीन काल में मिलती है, वैदिक काल में मिलती है। सबसे पहले यदि हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में इस प्रकार की संस्था, मतलब पंचायती राज संस्था स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं था, परंतु जो व्यवस्थाएं थी, जो सभा, समिति और विदत, तीन संस्थाओं का हमें वर्णन मिलता है। सभा, समिति, विदत, इन तीन संस्थाएं इस प्रकार की संस्थाएं थी जो मतलब जो वैदिक काल में जो जो गांव के लोग थे उनके बीच में निवास करके उनकी समस्याओं को सुनती थी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की समान थी। तो इस प्रकार से वैदिक काल से, वैदिक काल में, वैदिक युग में एक शब्द और मिलता है, पंचायतन शब्द। तो पंचायतन शब्द का तात्पर्य है कि पांच लोग, तो इन पांच लोगों के द्वारा ही गांव का शासन चलाया जाता था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल से पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो गई थी। एक अर्थ में हम कहें, मतलब जो आज का वर्तमान रूप है उस रूप में जरूर नहीं हुई थी, परंतु पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में वैदिक काल से ही रहा है। इसके बाद यदि हम हमारा इतिहास मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल में भी पंचायती राज व्यवस्थाएं के जिक्र मिलता है, क्योंकि वहां पर एक जिक्र शब्द मिलता है। वहां पर जो वैदिक, जो मौर्यकालीन जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यह जानकारी मिलती है कि वहां पर एक वृद्धों की परिषद हुआ करती थी। जो वृद्धों की परिषद, जो भी गांव में जो भी यदि झगड़े होते थे या फिर कोई मतलब मसला बनता था, मुद्दा उठता था, तो उसके संबंध में वृद्धों की परिषद के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाता था। तो इस प्रकार से मौर्य काल में भी हमारे यहाँ इसको लेकर व्यवस्था थी, गुप्त काल में भी इसकी लेकर व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय जिला का प्रधान विस्पति कहलाता था और ग्राम का प्रधान ग्रामपति कहलाता। तो इस प्रकार से ग्राम जो गुप्त काल था उसमें भी पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था भारत में थी। इसके बाद है कि हम बात करें तो हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में भी तीन प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यानी दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम, पटवारी और चौधरी, इन तीन अधिकारियों का जिक्र मिलता है। जो पटवारी है वह जो कर से संबंधित जो रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड है या फिर जो फाइनेंस है उससे संबंध रखता था, उसका नाम था पटवारी। ठीक। जो दूसरा व्यक्ति जो मुकद्दम था, वह मुकद्दम प्रशासनिक कार्य किया करता था। यानी प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस प्रकार से जो ग्राम पंचायत, मतलब उस समय ग्राम पंचायत तो नहीं थी, परंतु किस प्रकार से ग्राम तो थे, गांव तो थे, तो गांव को किस प्रकार से चलाना है, तो उसके लिए जो मुकद्दम नामक अधिकारी हुआ करता था। इसके साथ साथ चौधरी, जो तीसरा अधिकारी था वह था चौधरी। तो चौधरी का यह कार्य किया करता था कि किसी प्रकार के यदि झगड़े हुआ करते थे गांव में, यदि किसी प्रकार का वैमनस्य की स्थिति बनती थी, किसी प्रकार का जो अशांत माहौल बनता था, तो उस अशांत माहौल में उन झगड़ों को निपटाने के लिए चौधरी प्रमुख अधिकारी होता था। तो चौधरी प्रमुख अधिकारी होता था झगड़ों को सुलझाने के लिए। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति बनती थी या फिर दीवानी विवाद हो या फिर आपराधिक विवाद हो, तो इन सभी सुलझाने के लिए चौधरी प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में हमें तीन प्रकार के अधिकारी, चाहे मुकद्दम की बात करें जो कि प्रशासन को संभालने के लिए, और जो पटवारी था वह जो पैसे फाइनेंस से संबंधित, जो वित्त संबंधित कार्य थे उनको संभालने के लिए पटवारी, और चौधरी जो कि तीसरा व्यक्ति था वह आपराधिक कार्य या फिर दीवानी संबंधित झगड़े, यानी पैसों के संबंध में झगड़े होते थे उनको सुलझाने की चौधरी हुआ करता था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत के समय से भी, दिल्ली सल्तनत में भी, जब दिल्ली सल्तनत विद्यमान थी करीब, जो कि उसको हम इतिहास में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हम ग्राम पंचायतों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में भी इसके संबंध में प्रावधान था। इसके बाद आता है मुगल काल। तो मुगल काल में चूंकि पंचायती राज व्यवस्थाएं थी वह थोड़ी कमजोर प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था लागू हो गई थी। तो मुगल काल में पंचायती राज व्यवस्थाओं का हनन होना शुरू हो गया था। ठीक। इसके बाद आता है मुगल काल के पश्चात ब्रिटिश काल। तो पंचायती राज की संस्थाओं की जो वर्तमान की स्थिति है,
उस वर्तमान की स्थिति को, जो आज की स्थिति है, उसको स्थापित करने में ब्रिटिशों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसी ब्रिटिशों के समय, जो अंग्रेजों के समय ही यह संस्थाएं अपने जो रूप में, जो उसका रूप था, उसमें स्थापित हो पाई थी। ठीक। तो उसके जो ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश काल में संस्थाएं अपने जो वर्तमान स्थिति है उसमें स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करें 1870 की, तो 1870 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया था। अब भाई, जो अंग्रेज थे, भले ही अंग्रेजों को हम कितनी बुराई कर लें कि अंग्रेजों ने भारत के धन को लूटा, भारत को गुलाम बनाया, भारत को अपने निवेश के रूप में रखा, भारत पर अत्याचार किया, भारत का शोषण किया। ठीक। परंतु यदि हम कुछ ऐसे कार्यों की बात करें, अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य जरूर किए गए थे जो भारत के लिए आज भी मतलब लाभप्रद प्रतीत हो रहे हैं। जैसे रेलवे का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से उसी क्रम में यह ग्राम पंचायतों की स्थापना, या सॉरी, जो पंचायती राज की दिशा में पहली बार 1870 में लॉर्ड मेयो, जो कि उस समय वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहली बार इस दिशा में प्रयास किए गए थे। और आगे चलकर लॉर्ड मेयो के बाद जो 1882 की बात करते हैं, तो लॉर्ड रेपन 1882 में इनको जो मतलब जो पंजाबी अर्थव्यवस्था है, वह अंग्रेजी जो ब्रिटिश काल था, उसमें यदि पंचायती राज व्यवस्थाओं की से मतलब एक फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से शुरुआत की बात करें, तो इनके द्वारा की गई थी। यानी इनके द्वारा लोकतांत्रिक रूप से ढांचे को तैयार किया गया था लॉर्ड रेपन के द्वारा, जो कि 1882 की बात है, उस समय वायसराय थी। ठीक। तो आखिरकार इन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा क्यों की गई, यह भी एक प्रश्न उठता है। क्योंकि अंग्रेज कभी यह नहीं चाहते थे कि भारत एक ऐसी स्थिति में आ जाए जो उनको एक टक्कर दे सके। यानी वह भारतीयों के उत्थान की ओर कभी प्रयास नहीं करते थे, यानी भारतीयों को उत्थान नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह अपना हित साधना चाहते थे। और उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया भी वही, यानी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो भारत का कल्याण करना चाहते थे, बल्कि हुआ यह था कि 1857 में चूंकि भारत में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति प्रमुख है, फेमस है, आप जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो अंग्रेज थे वह समझ चुके थे किस प्रकार से भारतीयों की जो मांग है, भारतीय लोग हैं, उनकी मांग को अधिक समय तक ठुकराया नहीं जा सकता है। और उस समय जिस तरह से भारत की जो जनता थी, उसने एकजुटता के साथ अंग्रेजी शासन का विद्रोह कर दिया था, और वह प्रथम क्रांति थी। प्रथम क्रांति उसे कहा जाता है 1857 की क्रांति को। तो उस क्रांति में अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी, उनके पास में पैसों का अभाव हो गया था, धन की कमी हो गई थी। 1857 की बात है। तो उस धन की कमी को दूर करने के लिए, उस पैसों की कमी को दूर करने के लिए इन अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के पश्चात 1882 में लॉर्ड रेपन के द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए। क्योंकि इन संस्थाओं की यदि विधिवत स्थापना कर देंगे, तो इन संस्थाओं के माध्यम से वह कर भी ले सकेंगे, कर की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जा सकेगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा पहली बार 1882 में इसकी दिशा में प्रयास किए गए। और आगे चलकर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी इस पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा थी, इसको लेकर प्रसंग था। यानी उस समय 1919 का यदि आप भारत शासन अधिनियम से परिचित होंगे, तो उसमें जो राज्य था, तो राज्यों के विषय को दो भागों में बांट दिया गया था। दो भाग थे। एक तो वह भाग था कि जिन पर जो कानून बनाने की शक्ति थी, वह वायसराय और अंग्रेजी मंत्रियों को थी। और दूसरा ऐसा भाग था जिस पर कानून बनाने की शक्ति वह मतलब वायसराय और इसके साथ साथ भारतीय मंत्रियों को थी। तो इस प्रकार से जो जो 1919 में जो अधिकार थे, उसको दो भागों में बांट दिया गया था। तो जो प्रमुख अधिकार थे वह अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए थे, और जो कमजोर अधिकार थे, जिनमें पंचायती राज व्यवस्था भी था, यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में जो नियम बनाएगा, उसके संबंध में उन्होंने कर दिया था कि हस्तांतरित विषय में इसको डाल दिया गया था। तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो नियम बनाने की शक्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से दी गई थी, तो वह शक्ति वायसराय और भारतीय मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों को दी गई थी। तो इस प्रकार से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम में भी इसकी चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा किस प्रकार से अंग्रेजी शासन काल तक आते आते भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी।
परंतु हमें आवश्यकता थी कि हम इसको और अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से इनको अधिकार दें। और चूंकि अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार दिए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे, उनके द्वारा केवल शोषण के उद्देश्य से इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जो कि हम भली भांति इस बात से परिचित हैं। तो इस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया गया। तो यह तो रही आजादी के पहले की बात। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। क्योंकि आजादी के बाद इन संस्थाओं की स्थापना की दिशा में, इन संस्थाओं के सुधार की दिशा में बहुत से प्रयास किए गए। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था, इतनी व्यापक संस्थाएं बनना बहुत कोई छोटा कार्य नहीं है, कोई आसान कार्य नहीं है। अब इतनी बड़ी संस्थाएं इसलिए यह है क्योंकि इनके माध्यम से अभी तक क्या था, अभी तक हमारे यहाँ दो चरणीय व्यवस्था थी, यानी केंद्र सरकार हुआ करती थी और राज्य सरकार हुआ करती थी। तो इन दोनों सरकार के पास संपूर्ण शक्तियां थी। ठीक, तो राज्य सरकार अभी तक जो ग्राम था उसको हैंडल कर रही थी, यानी राज्य की जो सरकार रहेगी वह ग्राम को संभालेगी। और जितनी भी उसके पास धन है, जितनी भी शक्तियां हैं, वह केवल राज्य सरकार के पास में है। तो यदि कोई जो केंद्र सरकार के पास में और राज्य सरकार के पास में है, तो भाई कौन चाहता है जो अपनी शक्ति को दूसरों को देना चाहे। यानी कोई भी सरकार इसकी ओर राजी नहीं थी कि वह अपनी जो राज्य की शक्ति है, केंद्र की शक्ति है, वह ग्राम पंचायत में बैठे हुए एक व्यक्ति को दे दे, ग्राम के एक छोटे से व्यक्ति को सौंप दे। तो यह बहुत कठिन कार्य था, बहुत जटिल कार्य था। इस काम को आप इतना आसान मत लीजिए। तो इसकी विकास की दिशा में बहुत प्रयास हुए। 1947 के बाद से ही इसकी स्थापना की दिशा में प्रयास होने शुरू हो गए थे। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना थी वह एक ऐतिहासिक क्रम है, विकास का एक सीक्वेंस है। यानी एक झटके में इसकी विकास नहीं हुआ है। इसके विकास के क्रम में बहुत सी समितियां आई हैं, बहुत से आयोगों की स्थापना हुई है। तो उनको भी हमें पढ़ना होगा कि किस प्रकार से किन किन आयोग की स्थापना इस पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की दिशा में हुई। यानी पंचायती राज व्यवस्था की जब स्थापना 1993 में यानी संविधान में जब इसको वर्णित किया गया, तो उससे पहले कई समितियों की स्थापना हुई जिन्होंने भिन्न भिन्न सिफारिशें दी और फिर सरकारों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से इसको स्वीकारा गया, कुछ के द्वारा मना कर दिया गया। तो वह देखना हमें महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्थाओं का इतिहास है। ठीक, तो हम बात करते हैं उसी की। तो 1947 के बाद 1951 में पंडित नेहरू की सरकार बनकर, मतलब चुनाव हुए और चुनाव के बाद पंडित नेहरू की सरकार भारत में विद्यमान हुई। तो पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा उनके द्वारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी चलाया गया था। यानी दो कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए गए थे। सबसे पहले वह क्यों चलाए गए थे, वह भी इसी उद्देश्य की, मतलब पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए यह दो कार्य थे। पहला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो 1953-54 की बात है, यह दोनों चलाए गए थे। परंतु जो सरकार थी, सरकार ने जो उस पंडित नेहरू की सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों की कहां तक सफलता पहुंची है, कहां तक यह काम जो कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए हैं वह सफल हो पाए हैं, कहां तक पहुंच पाए हैं, इसकी निरीक्षण करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी 1957 में। यानी 1953 के आसपास यह दोनों कार्यक्रम चलाए गए थे, राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य जो था वह गरीबों का कल्याण करना था। वह जो उद्देश्य इनका था, ग्रामीण जो स्तर का जो व्यक्ति है उसको अधिकार प्रदान करना था। तो कहां तक यह अधिकार देने में सफल हो पाए, इनकी समीक्षा करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक जो समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति के द्वारा इन दोनों कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया, समीक्षा की गई, जांच की गई। तो अब इनकी जांच के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, अपनी कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की। वह अनुशंसाएं महत्वपूर्ण है। यानी बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसने कुछ अनुशंसाएं की और उस अनुशंसाओं में यह था कि भारत में अब आवश्यकता आ गई है। 1957 की बात है। 1957 में उन्होंने नवंबर 1957 रिपोर्ट सौंप दी बलवंत राय मेहता समिति ने कि किस प्रकार से, यह जो कार्यक्रम है अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। ठीक, यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा
उसके द्वारा मतलब पंचायत बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर जो जो ग्राम पंचायत होगी, यानी उन्होंने बात की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन तीन स्तरों की बात की जो वर्तमान स्वरूप है, यानी वर्तमान में भी तीन स्तर हैं, आप मतलब इससे परिचित ही होंगे। तो जो वर्तमान के तीन स्तर है उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि तीन स्तर होने चाहिए और जो प्रमुख स्तर रहेगा वह ग्राम स्तर होना चाहिए। यानी जितनी भी शक्तियां हैं वह सभी ग्राम स्तर को दी जानी चाहिए, यानी जिला स्तर को कम शक्तियां दे और जो कार्य किए जाए वह ग्राम स्तर से किया जाए, यानी कार्यभार संपूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए और जिला पंचायत को केवल सलाहकारी कार्य दिए जाए, यानी ग्राम पंचायतें हैं वह कार्य करेंगी और जिला पंचायत रहेगी वह सलाह देगी, यानी सलाहकारी कार्य मतलब जो जिला पंचायतों को सौंपे जाए और जो कार्यकारी कार्य है वह ग्राम पंचायतों को सौंपे जाए। यह जो कि बलवंत राय मेहता समिति थी उसके द्वारा कहा गया था। तो सरकार के द्वारा, पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा जब इस प्रकार की मतलब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और कहा गया कि ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान किए जाए, तो इसके द्वारा पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। परंतु जो आज का स्तर है वह एकदम से स्वीकार नहीं किया गया था। संपूर्ण जो उनके द्वारा अनुशंसाएं की गई थी वह स्वीकार नहीं की गई थी। केवल उनके द्वारा कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का अधिकार दिया जाए, तो पंडित नेहरू ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और ग्राम पंचायतों का अधिकार देने के लिए सबसे पहले 1959 में सबसे पहली ग्राम पंचायत की स्थापना उन्होंने कर दी। यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात इस बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और उसकी जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया। और जो विकेंद्रीकरण है, तो विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास भारत में यही से शुरू होता है। अभी तक क्या था, केंद्र सरकार संपूर्ण कार्य कर रही थी, राज्य सरकार संपूर्ण कार्य कर रही थी, जो आम जनता थी वह शासन में इन्वॉल्व नहीं थी, उसको शासन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। पहले मतलब एक उदाहरण के लिए हाइपोथेटिकल उदाहरण है, तो बता दें कि यदि मान के चलिए किसी रैली में यदि प्रधानमंत्री आते थे तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतनी भीड़, पंडित नेहरू को देखने के लिए इतनी भीड़ वहां पर जुड़ती थी, परंतु जो लोग आते थे उनको जानकारी नहीं थी यह प्रधानमंत्री आखिरकार पंडित नेहरू है, यहाँ पर कौन आया है, बल्कि वह केवल उसमें शामिल हो जाती थी। इस प्रकार से उन्हें जो आम लोग थे, तब की बात बता रहा हूँ, तो उनको जानकारी नहीं थी कि क्या मतलब जो राजनीति क्या चीज होती है, जो लोकतंत्र क्या है हमारा, किस प्रकार से उनके अधिकार है। यह सब पहले ग्राम पंचायतों की स्थापना के बाद जो कि पंडित नेहरू ने स्वीकार किया और पहली बार राजस्थान में प्रथम ग्राम पंचायत की स्थापना हुई और उनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया, तो यहाँ से इसकी दिशा में स्वीकार मतलब सहमति बनना शुरू हुई। परंतु पंडित नेहरू के द्वारा ऐसा सभी राज्यों पर बाध्यकारी नहीं किया गया था कि सभी राज्य इसकी स्थापना करें। यानी उन्होंने तो राजस्थान में इसकी स्थापना कर दी ग्राम पंचायत की, परंतु सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था कि सभी राज्य अपने यहाँ पर ग्राम पंचायतों की स्थापना करें या फिर तीन स्तरीय पंचायती संस्थाएं को अपने यहाँ स्वीकार करें, बल्कि उनके द्वारा कहे मतलब एक ऐसा स्पष्ट कर दिया गया था कि जो जब जिन